हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, और उसी में आगे अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, रेस्पिरेशन इज अ रिएक्शन ऑफ। रेस्पिरेशन किस प्रकार का रिएक्शन है? तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, आप सबसे पहले रेस्पिरेशन रिएक्शन के हम देखेंगे रिएक्शन क्या होता है। देखो, रेस्पिरेशन का मतलब होता है C6H12O6। ओके, ये हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम तोड़ते हैं और तोड़ने से हमको मिलता क्या है, बाय प्रोडक्ट बनता है इसमें CO2 और प्लस H2O, और जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है वो क्या है, ATP की एनर्जी। ठीक है, 36 या 38 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये क्या है, ये है बच्चों एनर्जी। ठीक है, ये हमको मिली एनर्जी। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब आप देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इधर प्रोडक्ट के साइड में हमको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अगर रिएक्टेंट के साइड में एनर्जी देनी पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि ये जब एनर्जी लेगा और तब काम करेगा, तो ये एंडोथर्मिक हुआ। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमको ये रिएक्शन होने के बाद एनर्जी मिल रही है, यानी कि ये रिएक्शन एनर्जी आपको दे रहा है, एनर्जी निकाल रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब पहला दिया है रेस्पिरेशन इज अ रिएक्शन ऑफ, है ना, पहला ऑप्शन है एंडोथर्मिक और दूसरा ऑप्शन है एक्सोथर्मिक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बनेज। कार्बन का जो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स है वो कौन कौन से हैं? तो हमने एलोट्रॉप पढ़े थे कार्बन के, 3 एलोट्रॉप्स के बारे में हमने पढ़े थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। पहला एलोट्रॉप क्या है, ग्रेफाइट हमने पढ़ा था, दूसरा हमने डायमंड पढ़ा था, और तीसरा फुलरिन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और तीसरा बच्चों हमने पढ़ा था बकमिंस्टर फुलरिन के बारे में। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, तीनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि कार्बन, इसमें ये बने हुए सिर्फ कार्बन के हैं। ठीक है, डायमंड भी सिर्फ कार्बन का बना हुआ है, कार्बन के अलावा उसमें और कुछ भी नहीं है। अगर ग्रेफाइट की बात करें उसमें भी सिर्फ कार्बन है। ठीक है, फुलरिन की बात करेंगे उसमें भी सिर्फ कार्बन है, सिर्फ कार्बन के बने हुए हैं, लेकिन इन तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ठीक है, इनका आप देखेंगे, इनके रिएक्शंस देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज तो कार्बन है तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो देता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका स्ट्रक्चर, इसके यूजेस आपने देखे थे कि सब डिफरेंट है। ठीक है, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, इसके कार्बन के ये 3 रूप हो गया है, तो कार्बन ही, लेकिन वो अपना रूप चेंज कर रहा है, कभी वो ऐसे बन रहा है, कभी ऐसे बन रहा है, कभी ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो वो अपने रूप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये कार्बन के क्या है, 3 एलोट्रॉप्स हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, है ना, क्योंकि तीनों का नाम दिया है, डायमंड दिया है, ग्रेफाइट दिया और फुलरिन दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन दैट मेक इट वर्साटाइल एलिमेंट ऑन अर्थ, है ना। कार्बन जो होता है उसका वर्साटाइल नेचर है। कार्बन के अंदर वर्साटाइल का मतलब कि इसके पास बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स इसके पास होते हैं, जिसकी वजह से अर्थ पर कार्बन की के कंपाउंड की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वर्साटाइल नेचर के पीछे कार्बन की कौन सी क्वालिटी है? तो इसमें आपको जो दिया गया है, इसमें पहला दिया है क्वाड्रिवैलेंट, है ना। क्वाड्रिवैलेंट का ही दूसरा नाम है टेट्रावैलेंट। कार्बन जो होता है वो उस 4 वैलेंसी रखता है। ठीक है, टेट्रावैलेंसी होती है किसकी, कार्बन की। ठीक है, जैसे ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 और 4। ठीक है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? तो हम देखेंगे कि इसको अपना यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। यानी कि इसकी वैलेंसी की अगर हम बात करें कि इसकी वैलेंसी क्या है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। ठीक है, तो 4 वैलेंसी को बोलते हैं टेट्रा। ठीक है, 2 को बोला जाता है डाई, 1 को हम बोलते हैं मोनो, 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई और 4 को बोलते हैं टेट्रा। तो ये 4 इसकी वैलेंसी है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये टेट्रावैलेंट है, मतलब वैलेंसी इसकी 4 है, टेट्रावैलेंट है। तो पहला तो ये इसका बहुत अच्छा ये गुण है टेट्रावैलेंट होना। पहले तो इसको लगा था कि ये गुण नहीं है, ये मुझे बहुत बड़ा श्राप मिला है कि टेट्रावैलेंट हूँ मैं, है ना, लेकिन बाद में इसको पता पड़ा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी क्वालिटी है। इस वजह से इसका
वर्साटाइल नेचर है, मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। तो ये पहला तो ये हो गया। और दूसरा ये है कैटेनेशन की प्रॉपर्टीज। कैटेनेशन का मतलब कि कार्बन 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 आपस में जुड़ करके और लंबा चेन बना सकते हैं, और ये जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है ना, ये बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये जल्दी जो कंपाउंड मतलब बनता है, ये बनाते हैं, वो कंपाउंड अनस्टेबल नहीं होता है, स्टेबल कंपाउंड होता है। और इस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। तो इसमें दो दे रखा है कि कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंसी होता है और इसके पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है। तो क्या ये दोनों गुण जो है ये इसको वर्साटाइल बनाता है ना, कुछ अलग डिफरेंट, मतलब बहुत सारे काम, एक विचित्र कैरेक्टर वाला क्या इसको बनाता है? तो बिल्कुल सही बनाता है ना। तो ये दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि सी वाला, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन दिया है, रीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट। ओके, इसको हटाते हैं। देखो कह रहा है कि रीमा कोई गर्ल है जो कि 5 ml ले रही है लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट। देखो सबसे पहले रीमा ने क्या लिया, तो रीमा ने लिया है 5 ml लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट इसने लिया। ओके, उसके बाद इसने फिर दूसरा क्या किया, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लिया है इन अ बीकर एंड एडेड अप्रॉक्सीमेट 4 ml पोटेशियम आयोडीन सोल्यूशन, और इसने इसी में ऐड कर दिया पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, ठीक है, पोटेशियम आयोडीन सोल्यूशन। तो यहाँ पर इसने पोटेशियम आयोडीन सोल्यूशन इसने ऐड कर दिया। अब कह रहा है कि ये जो सोल्यूशन था, देखो ये 5 ml लिया गया है और पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन ये लिया गया है अप्रॉक्स 4 ml। ओके, अब कह रहा है कि ये जो सोल्यूशन है ना, ये सोल्यूशन हो जा रहा है येलो कलर का। देखो इसमें दिया हुआ है सोल्यूशन टू इट, है ना, व्हाट वुड बी द ऑब्जर्व, नहीं, ये नहीं दिया है, ये ऑप्शन में दे रखा है ना कि अब जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो क्या रीमा ने क्या ऑब्जर्व किया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रीमा ने जो चीज़ें ली थी उसको हम रिएक्टेंट में ले लेते हैं और हम देखते हैं कि उधर प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ओके, तो रीमा ने पहले जो लिया, देखो रीमा ने पहले क्या लिया है लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो उसको बनाना पड़ेगा। बनाने में आप ध्यान रखिएगा कि पीबी लेड जो होता है इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से लेड की वैलेंसी हो जाएगी 2, ठीक है। अगर हम नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रेट क्या होता है, NO3, इसके ऊपर 1 होता है नेगेटिव चार्ज, तो इसकी वैलेंसी हम इसके नीचे लिखेंगे, ये हो गया 1। दोनों के बीच में हमने करवा दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Pb के हिस्से में आता है 1 और NO3 के हिस्से में आता है 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, Pb और NO3, ठीक है, इस पूरे NO3 के हिस्से में आ रहा है 2, तो पूरे के लिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है। तो Pb NO3 ये हो गया लेड नाइट्रेट। तो 5 ml इसने क्या लिया था, लेड नाइट्रेट, यानी कि Pb NO3 का होल ट्वाइस इसने लिया। उसके बाद कह रहा था कि क्या लिया था, पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन। तो पोटेशियम मतलब के और आयोडाइड मतलब आय, ये तो सिंपल है ना, बना भी सकते हैं आप। तो ये पोटेशियम आयोडाइड का इसने सोल्यूशन ले लिया। अब यहाँ पर दोनों के बीच में जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना है, देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ओके, आपको ध्यान रखना है, ये जो लेड है ये पहुंचता है किसके पास, आई के पास। अगर लेड आई के पास पहुंचता है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो लेड का भी आपने देखा कि क्या होता है इसका, Pb इसकी वैलेंसी है 2 और आयोडाइड मतलब आयोडीन क्लोरीन की फैमिली, हैलोजन फैमिली का है, तो आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी होती है 1, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन 17 आप याद कर लो, तो 17 2 8 7 है ना, 7 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन
चाहिए। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब एक ही फैमिली के हैं, हेलोजन फैमिली के, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाता है, पीबी तो एक ही है, लेकिन आयोडीन कितने आ जाएंगे, 2। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये हो गया PbI2। ओके, और प्लस अब ये पोटेशियम जो है वो जाएगा किसके पास, NO3 के पास। तो देखो NO3 इसकी वैलेंसी तो 1 है ही, लेकिन अगर हम यहाँ पर पोटेशियम को ले लें तो पोटेशियम की वैलेंसी भी क्या होती है, अगर मैंने यहाँ पर K को रख दिया तो पोटेशियम की का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। ठीक है, 19 होता है तो क्या हो जाएगा, देखो ये पोटेशियम एटॉमिक नंबर हो जाता है इसका 19, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2881, यानी कि इसकी वैलेंसी भी क्या होती है, ये हो गया 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो K के हिस्से में भी 1 आ रहा है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, NO3 के हिस्से में भी 1 आ रहा है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बनेगा KNO3। ठीक है, तो प्लस यहाँ पर क्या बन गया, KNO3। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, अब ये जो हमारा बना ये स्लाइटली मतलब मॉडरेट सॉल्युबल होता है सोल्यूशन में, मतलब बहुत ज़्यादा ये सॉल्युबल नहीं होता, तो ये इनसॉल्युबल है, मतलब ये भी नहीं कह सकते कि कंप्लीटली इनसॉल्युबल है, मतलब थोड़ा बहुत घुल जाता है। अब जो ये सोल्यूशन लिया गया था उस सोल्यूशन में इस रिएक्शन के बाद बना है, ये क्या बना है, लेड आयोडाइड। ठीक है, तो ये जो बना ये क्या है ना, ये घुलता नहीं है, ये इनसॉल्युबल है ना, तो घुलेगा नहीं, तो ये जाकर के क्या होगा, बॉटम में नीचे यहाँ पर जाकर के ये बैठने लगेगा। ये कहता है कि भाई मेरे को आराम करने दो, मैं क्या हूँ, इनसॉल्युबल हूँ। तो अगर ये इनसॉल्युबल है, ठीक है, तो सोल्यूशन में ये जहाँ तहाँ मतलब उसमें मिक्सअप नहीं हुआ, ये जहाँ तहाँ इसमें ही ये तैरता रहेगा और कुछ जाकर के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या आ जाएगा, येलो कलर आ जाएगा, और ये जो इनसॉल्युबल बना है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। ये क्या बन गया, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो यहाँ पर येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, और ये जो हमारा रिएक्शन हुआ ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे को डिस्प्लेस किया है। ठीक है, पोटेशियम अगर जैसे पीबी गया, अगर उसने पोटेशियम को हटाया तो पोटेशियम भी उसकी कुर्सी, मतलब इसने ये नहीं किया कि ठीक है भाई मैं अकेले रहूँगा, नहीं, पोटेशियम ने देखा कि अच्छा अगर तू मेरी कुर्सी पे बैठेगा तो मैं भी आकर के तेरी कुर्सी पर बैठूंगा। ठीक है, तो यहाँ वाला जो चेयर खाली हुआ वहाँ जाकर के पोटेशियम बैठ गया, इस वजह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता है। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा है कि कौन सा आंसर करेक्ट है, तो द सोल्यूशन टर्न रेड, सोल्यूशन रेड होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें जो PbI2 है सॉलिड स्टेट में जो इनसॉल्युबल है उसका कलर रेड नहीं होता है, येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड, बिल्कुल सही है ना, तो इसमें बी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर देयर इन द वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें तो देखिए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ठीक है, याद रखना कि इसमें ये 10 क्रिस्टलाइजेशन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है ना कि कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो आपको बताना है 10। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द अनसेचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और कह रहा है कि इसमें अनसेचुरेटेड कौन सा है, यही बोल रहा है ना, कह रहा है अनसेचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है। तो पहले जो जो कंपाउंड दे रखा है उनको देख लेते हैं और तब हम पता करेंगे कि अनसेचुरेटेड। देखो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनते चलो। सेचुरेटेड मतलब जिसमें कि सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हों, और अनसेचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। ओके, अब हम ले लेते हैं पहला, फर्स्ट दिया है प्रोपेन, पहला दिया है प्रोपेन। देखो प्रोपेन का मतलब क्या होता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और प्रोपेन एन आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें जो भी यहाँ पर जुड़ा है वो किस से जुड़ा रहेगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और आप देख रहे हैं चारों तरफ इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये सेचुरेटेड है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा सेचुरेटेड। अब दूसरा देखो इसमें क्या दे रखा है, दूसरा कह रहा है प्रोपीन, है ना, प्रोपीन का मतलब कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, है ना, यही होता है प्रोप, लेकिन इसमें इन दिया हुआ है, इन का मतलब कि एक जगह कहीं डबल बॉन्ड है। ठीक
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बस आपको क्या करना है, ये इसके बाकी बॉन्ड आपको लगा देने हैं। एक कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के आ जाने की वजह से ये क्या हो जाता है, ये अनसैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है। अब देखो थर्ड वाला आपसे कह रहा है, थर्ड वाला क्या दिया है, प्रोपाइन, है ना। प्रोपाइन का मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 2 कार्बन के बीच में कहीं भी 2 कार्बन के बीच में, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर ही आएगा, है ना, इसलिए इसमें कोई नंबर नहीं है और वैसे भी कहाँ आएगा, है ना, फर्स्ट पोजीशन पर ही आएगा। कह रहा है इसमें कि क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अब उसके बाद बाकी सेट कर दो। देखो इस कार्बन के 3 बॉन्ड यहाँ है तो 1 बॉन्ड यहाँ 4 हो गए, इस कार्बन के 3 बॉन्ड यहाँ 1 बॉन्ड यहाँ 4 हो गए, इसके 1 बॉन्ड हुए हैं और 3 बॉन्ड हम दे देंगे, ये हो गए 4 बॉन्ड। ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बना है। ट्रिपल बॉन्ड बनने की वजह से ये भी क्या हो गया हमारा, अनसैचुरेटेड। ठीक है। तो पहला वाला सैचुरेटेड है और ये दोनों हो गए अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट कह रहा है क्लोरोप्रोपेन। ठीक है। अब देखो फोर्थ वाला कह रहा है क्लोरोप्रोपेन, है ना। क्लोरोप्रोपेन देखो अब इसमें ये हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये बन गया हमारा प्रोपेन। ठीक है। क्लोरो कह रहा है तो मतलब इसमें आप पहले पोजीशन पे, क्योंकि इसने 2 क्लोरो नहीं बोला, इसने बोला क्लोरो। क्लोरो का मतलब होता है 1 क्लोरो। ठीक है। 1 जो है वो हाइड रहता है, छुपा रहता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो पहले पोजीशन पर क्लोरीन है तो यहाँ पर तो आपको क्लोरीन रख देना है और बस 1। देखो ये हो गया क्लोरो और ये हो गया प्रोपेन। प्रोपेन एन आ रहा है, ध्यान रखना, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। अब आपको क्या करना है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देनी है। ठीक है। हर एक कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड डन हो गए। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हो गया हमारा सैचुरेटेड। ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि सैचुरेटेड कौन सा है, तो पहला वाला सैचुरेटेड है और दूसरा फोर्थ वाला सैचुरेटेड है, बाकी ये दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है द प्रोस्टेट ग्लैंड इज रिलेटेड टू। प्रोस्टेट ग्लैंड किससे रिलेटेड है। अब आप ध्यान रखो, ध्यान रखेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आपने देखा है कि टेस्टिस है ना। टेस्टिस में बनता है क्या, स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में। उसके टेस्टिस के ऊपर आपको कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि बहुत सारे ट्यूब का पूरा जाल होता है। ठीक है। उसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। उसके डायग्राम से बताऊं, अब उसके बाद वहां से एक पाइप निकलती है, ठीक है। वो पाइप जाते हुए और बीच बीच में उसको ग्लैंड मिलते हैं। ठीक है। वो ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन उसमें करते हैं। ठीक है। सिक्रीट कर देंगे उस स्पर्म के साथ। तो ये सब सारा मतलब वो जो ग्लैंड है ना, उसी का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। और भी ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो ये जो ग्लैंड है ये किससे रिलेटेड है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी मेल की बात कर रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ना कि ये किससे रिलेटेड है, तो हम कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ये सब क्या है, ये उसी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ये पार्ट्स हैं, है ना। तो इसमें जो ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं, यानी कि हो जाएगा हमारा 1। ठीक है। ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। अगर मैं खड़ी हूँ, मेरी बॉडी का बैलेंस अगर बना हुआ है, मैं गिर नहीं रही हूँ, तो ये बैलेंस बनाने का काम कौन कर रहा है, तो हमारे ब्रेन के अंदर होता है सेरिबेलम। ध्यान रखना, सेरिब्रम नहीं, एक जो है बिल्कुल ऐसा सुंदर सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। एक ऐसा सुंदर सा आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सेरिबेलम, है ना। तो हमारे ब्रेन के अंदर सेरिबेलम होता है जो कि बैलेंस बनाने का काम करता है। ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है, तो ये होता है बच्चों एड्रिनलिन, है ना। एड्रिनलिन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि अगर सडनली जैसे मान लो कि आपके सामने आप बिल्कुल थके हुए हैं, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे अगर आपने तुरंत एकदम सोए हुए हैं और नींद में हैं, मतलब थके हुए हैं, लेटे हुए हैं, आंखों से दिखाई दे रहा है लेकिन लेटे हुए हैं, और सपोज करो हाँ आ रही हूँ, और सपोज करो कि अटैक आपने स्नेक को देख लिया, तो स्नेक को देखने के बाद आपके शरीर में एनर्जी तो थी नहीं ना, लेकिन स्नेक को देखने के बाद आप किस स्पीड से भागते हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी, उस समय इमरजेंसी आ गई कि शरीर को बचाना है, तो आपके शरीर में एनर्जी नहीं था, वाकई एनर्जी नहीं था, थके हुए थे आप, लेकिन अब आपके शरीर में ये आया कहाँ से, एनर्जी कहाँ से आ गया, इतनी ताकत आ जाएगी आपको कि इतनी तेज आप भागेंगे, है ना, बहुत तेज, जिस रफ्तार से अगर वो अटैक कर रहा है ना,
ना। अगर डॉगी पीछे पड़ा हुआ है तो जिस रफ्तार से डॉगी दौड़ रहा है आप उसकी से ज़्यादा तेज़ी से आप भागेंगे, ठीक है, जबकि आपके पास एनर्जी नहीं थी। तो इमरजेंसी के टाइम एनर्जी का प्रोडक्शन करवाना कि शरीर में एनर्जी दो ताकि ये अपने आप को सेव कर सकें, ठीक है। ये काम कौन करता है? एड्रेनलिन हार्मोन। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर